अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। कर्नाटक के इंतखाबी नताज को आए 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अभी तक लोगों को वज़ीर आला नहीं दिया। दोनों कायदीन को लेकर पार्टी के अंदर बहस चल रही है और लगातार कहा जा रहा है कि रियासत में आइंदा 48 से 72 घंटे के अंदर नई काबीना बनेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि बीजेपी के जरिए फैलाई जा रही अफवाह पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक वज़ीर आला के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, मुज़ाकरात जारी है। साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया और रियासती सदर DK शिव कुमार ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से अलहदा मुलाकात की। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी की रिहायशगाह 10 जनपद में राहुल गांधी के साथ दोनों कायदीन की मुलाकात इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि सिद्धारामैया ने राहुल गांधी से तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की, जबकि शिव कुमार ने 1 घंटे से ज़्यादा बात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शिव कुमार ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। दरअसल शिव कुमार ने खड़गे की रिहायशगाह पर ही बातचीत की है। माना जा रहा है कि उन्होंने वजीर आला के ओहदे के लिए खड़गे के साथ अपना दावा मजबूती के साथ पेश किया। सच्चाई नहीं श्री मलिक, आप आ जाइए मेरी जगह, आप बैठ आप पूरी कर लीजिए सवाल जी। प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू प्लीज हिंदी में। आप पूरी कृपया करके झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये तैयार किया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलीब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए, अपने दर्शकों और पाठकों को झूठी खबरें मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी की अपनी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में 6.5 करोड़ कन्नडिगाओं के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस की 5 गारंटियां मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जैसा राहुल गांधी जी ने और जैसा खड़गे सब ने कहा उन्हें लागू करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी करारी हाथ से बौखलाई हुई है, विचलित है और इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा और प्रपंच टेलीविजन के माध्यम से और उनका सोशल मीडिया अजीबोगरीब खबरें चला रहा है, उस पर विश्वास मत कीजिए। हम कांग्रेस ग्रैंड कर्नाटका का पुनर्निर्माण करेंगे। हम एक काबिल सरकार कर्नाटका को देंगे, एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ईमानदार सरकार कर्नाटक को देंगे। 40% कमीशन का अंत करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हर कन्नडिगा के लिए 6.5 करोड़ कन्नडिगा हमारे भाई और बहन हमारी इकलौती प्राथमिकता है और हम उन सब के लिए काम करेंगे। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के नतीजे 13 मई को आए और अभी 4 ही दिन तो हुए हैं और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई। ऑब्जर्वर्स ने उसके साथ मीटिंग करी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को दी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी भी शामिल थे, सिद्धारामैया जी से भी मिले, DK शिव कुमार जी से भी मिले, और क्यों ना मिले। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना गलत बात नहीं है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से विधायकों की सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री जल्द ही अनाउंस होगा और वो हमारी 5 गारंटियों को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेगा और इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन प्रचंड जीत के बाद भाजपा का एक बड़ा तबका है जो सदमे में आ गया है, एक और बड़ा तबका है जो सत्ते में और अनाप शनाप बोल रहा है, और एक और बड़ा तबका उसका तो ऐसा मेल्ट डाउन हुआ है कि वो 6.5 करोड़ कन्नडिगा को ही कोस रहा है पानी पी पी कर। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है? मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है, इसको सस्पेंस बुला रही है, इसको साजिश बुला रही है, इसको खींचातान बता रही है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या
क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असम में लग गए थे और 11 से ज्यादा दिन उत्तराखंड में लगे और हफ्ते भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग गया और 1 महीना लग गया था महाराष्ट्र की कैबिनेट घोषित होने में? मीडिया को सब याद है। तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा राज है, एक बड़ी कहानी है, और सुनिए आगे की कहानी। मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े सच पर पर्दा डालना चाहता है। वो मोदी जी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाह रहा है, नहीं तो चर्चा उस पर शुरू हो जाएगी। मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता कि फ्लॉप शो जो हिमाचल में था वही कर्नाटक में जाइए। हिमाचल में भी कहते थे मेरा दूसरा घर है, कर्नाटक में अपने कंधों पर चुनाव ले लिया था, बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब ये साबित हो चुका है कि लोग जो हैं वो मोदी जी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है, जितना मोदी जी बोलते हैं उतना गुस्सा फूटता है और उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बात करेंगे, नहीं तो नेहरू की बात कर देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की करेंगे, ना महंगाई की करेंगे, ना करप्शन की करेंगे, ना उनके जीवन की बात करेंगे। लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुमले और झूठ ही बोलेंगे। तो लोग अब गुस्से में हैं। Just make them with. Things are getting. See, I have to go down and say, I'm hungry, I did not get anything to eat. We also did not have anything to eat. That's why we want you to at least say something. I am not commenting anything. You people are commenting lot of things. You do whatever you want. Sir, what discussion you had with Mr. Kharge and Mr. Gandhi? Nothing, no discussion, nothing, just pranam, that's all. Sir, how long it will take to take decision? So the Congress is still a united front right now. Are you going to Bangalore today, sir? I don't know. Are you staying in Delhi today? Don't worry, I will not, I have a house here, you don't know. No, anything. But again, sir, my last question to you, sir. Am I talking to the next Chief Minister of Karnataka? Am I talking to the next Chief Minister of Karnataka? So you are going to be the next CM of Karnataka? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली के शुकुर बस्ती इलाके का दौरा कर वहां के बाशिंदों की तकालीफ और मसाइल जानने की कोशिश की। कांग्रेस लीडर ने खुसूसन शुकुर बस्ती की खवातीन से बातचीत की, जिससे पता चला कि वो एक तरफ तो बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान हैं और दूसरी तरफ हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहती हैं कि न जाने कब बुलडोजर उनके आशियाने को मुनहदिम कर दे। काम क्या करती हो? हम लोग कब तक क्या करती हो आप? क्या किस चीज की दुकान? यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है, 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। बाद बाकी तो ऐसे ही सर्वे जिनके नहीं हुए। पहले आप हटा रहे थे, हाँ, है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। अभी तो रुका हुआ नहीं, एक दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा था, किसी टाइम नोटिस लगा आज हम लोग को बात और मत जा रहा है, पढ़ाई अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम आधे में लगाई, आधे में लगी नहीं लाइट। हमसे इधर मीटर भी नहीं लगाया सब्जी, बच्चे कोई साधन नहीं है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रही है। स्कूल तो आ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल। कैसा है स्कूल? कोई इसका साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे लेके रखना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम एक दिन है, बहुत दिक्कत होता है सर जी। टैंकर रहता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं, 24 घंटे में पानी आता है। महंगाई इतना है, सिलेंडर पर
दिया, 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर सिलेंडर हमारे घर में नहीं चलाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आई नोट लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। पूरे टाइम किचन में रहती है, कब निकाल देंगे यहाँ से? काम करने जाओ, पीछे से लग जाता है, बुलडोजर ऐसे काम छोड़ भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को। बहुत आप लेबर का काम करते क्या? कोठी में काम करते, सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हैं, हमारे पंचायत में कहाँ से बढ़ाएंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं, सफाई सफाई का काम करते हैं। हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए करते, उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो 8 साल की अभी तक नहीं आई, 6 से लेकर 10 तक वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की जो ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 नीचे के जूते भी नहीं। वो जूता भी सेट है। हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 40 से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूं कम हो गया, तो हम क्या करें? राशन का हमें 5 से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है। तो कितना आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। आप राशन देते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन? ज्यादा मतलब पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास के। जैसे अच्छा बताओ, करते हैं आपसे। स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर ये तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। ये क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। हाँ, मैक्सिमम आपको ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर ही देते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का होना चाहिए। उसके बाद उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के फॉर्म होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिखा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 4 शुमे के रोज़ कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में आईटी से जुड़े हार्डवेयर बनाने के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम में करीब 17,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। आईटी हार्डवेयर में मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए ये बड़ा कदम साबित होगा। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव ने इस मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बनाने के सेक्टर में इस साल $100 बिलियन का प्रोडक्शन मुल्क में हुआ है। इसके अलावा पिछले साल $11 बिलियन के मोबाइल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। काबीना ने 4 शुमे को मौजूदा खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटैश खादों के लिए ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी की शरहों पर भी नज़रसानी को मंजूरी दी है। हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा। इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में PLI फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। आईटी हार्डवेयर आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में किस तरह से आईटी हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, कैसे हमारी इंडियन कंपनीज एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो हो जिससे कि उनकी भी कैपेबिलिटीज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और फ्यूचर में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आईटी PLI में the budgetary outlay is 17,000 crores. The tenure of the program is 6 years. Expected investment is 2,430 crore.
और जैसा आपने टेलीकॉम में देखा, पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें भी लग रहा है कि द वे थिंग्स आर मूविंग, इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट करें उससे ज़्यादा ही आएगा। Expected incremental production 3,35,000 crore. That will be the additional GDP because of this particular scheme. 3,35,000 crore का expected incremental production. Expected incremental direct employment is 75,000. So 75,000 expected incremental direct employment. और आप जानती हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 1:3 का रेशियो रहता है। सो वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है, 1 अप्रैल टू सितंबर वो खरीफ सीजन होती है, और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी एमआरपी नहीं बढ़ाई जाएगी, किसान को वही रेट में जो आज यूरिया, डीएपी, एनपीके फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा। और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। वर्ष में हिंदुस्तान ने अमेरिका की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट 2022 को मुस्तरद कर दिया। भारत ने कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट गलत मालूमात पर मबनी है। दुनिया भर में मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमेरिकी महकमे ख़ारजा की 2022 की रिपोर्ट अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 15 मई को जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे ममालिक में अक़लियतों पर हमले बढ़ रहे हैं। इस पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने जवाब दिया। जवाब में कहा कि रिपोर्ट अमरीकी हुक्काम की बेबुनियाद मालूमात पर मबनी है। बाज़ अमरीकी हुक्काम के ये जानिबदारा तबसरे ऐसी रिपोर्ट्स की साख को कम करने का काम कर रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की तहकीकात करने से मुताल्लिक अर्जी और सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त की हद में तौसी की दरखास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मजीद 3 माह की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। इसकी हिदायत के मुताबिक सेबी को 14 अगस्त तक तहकीकात मुकम्मल करके अदालत को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। ख्याल है कि अडानी ग्रुप की तहकीकात का मुतालबा इस साल के शुरू में अमेरिका में मुकीम शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद किया गया। इस रिपोर्ट में अरबपति गौतम अडानी की क़यादत वाले ग्रुप पर टैक्स की पनाहगाह यानी टैक्स हेवन्स ममालिक के इस्तेमाल और शेयर्स की कीमतों में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ताहम अडानी ग्रुप ने उन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया था। बाद अज़ां इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया, जिसके बाद अदालत ने 2 मार्च को सेबी को इस मामले की तहकीकात करने और 2 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। ताहम सेबी ने अपनी नई दरखास्त में अदालत से तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 6 माह का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तंजीम के एक रुकन की तरफ से जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात में घिरे इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर बीवी श्रीनिवास की गिरफ्तारी पर 4 शुबे को अबूरी रोक लगा दी। गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म जारी करते हुए जस्टिस BR गोवाई और संजय करोल की बेंच ने अर्जी गुजार श्रीनिवास से कहा कि वो इस मामले में पुलिस की तहकीकात और ख़वातीन के कौमी कमीशन की तरफ से शुरू की गई जाँच में ताउन कर। बेंच ने कहा कि FIR दर्ज करने में तकरीबन 2 माह की तखीर को देखते हुए दरख्वास्त गुजार अबूरी तहफ़्फ़ुज़ का हकदार है। हम हिदायत करते हैं कि गिरफ्तारी की सूरत में दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये की सॉल्वेंट जमानत पर रिहा किया जाए। गुवाहाटी हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद श्रीनिवास ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत और श्रीनिवास को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
बिहार में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस करोल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाने से पहले पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में तय पाया गया था, अब इस मामले में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में रियासती हुकूमत को भी हिदायत दी थी कि जमा किए गए डेटा को महफूज रखा जाए। बिहार हुकूमत ने पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को होने वाली समाअत को तेज करने की अपील के साथ दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया। फिर बिहार हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई। बिहार हुकूमत ने इस अबूरी रोक को हटाने की दरख्वास्त दायर की है और इस मामले पर जल्द समाअत की अपील की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 जुम्मे को गौतम गंभीर के डिफेमेशन के मामले में एक न्यूज़पेपर को नोटिस जारी किया। एक हिंदी अखबार ने गौतम गंभीर पर कुछ आर्टिकल पब्लिश किए थे। गंभीर ने उन आर्टिकल्स को झूठा और काबिल एतराज़ बताते हुए अखबार के खिलाफ मानहानि का केस किया है। गंभीर ने कोर्ट से मांग की थी कि अखबार उनसे बिना शर्त के रिटर्न में माफ़ी मांगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें इतना हिस्सास नहीं होना चाहिए। इस पब्लिक डोमेन में जो लोग मौजूद हैं उन्हें मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। आजकल जजों को भी चमड़ी होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने इस रिक्वेस्ट पर नोटिस जारी किया। दलीलों के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले पर गौर करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की एक तारीख तय कर दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 जुम्मे को मुल्क भर के 6 रियासतों में 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई दहशतगर्द, गैंगस्टर और नशीली अशिया के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चल रही है। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मकामी पुलिस के साथ मुश्तबा अहातों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगहों पर एनआईए का छापा पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 3 जगह, राजस्थान में 18 जगह और मध्य प्रदेश में 2 जगह पर एनआईए छापेमारी कर रही है। एनआईए का पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। जम्मू कश्मीर के इंश्योरेंस और किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कैम से जुड़े केस में सीबीआई ने 4 जुम्मे को जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी सत्यपाल मलिक के मीडिया एडवाइजर रहे सुनक बारी के घर भी हुई। मलिक ने इस पर कहा कि ये अफसोसनाक है कि सीबीआई इस मामले में कंप्लेनेंट को परेशान कर रही है। सुनक बिना किसी सरकारी तनख्वाह के जम्मू कश्मीर में मेरे सेक्रेटरी थे। ये मामला तब सामने आया था जब सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। मलिक ने खुद इस मामले की शिकायत की थी। दिल्ली से सिडनी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट मंगल की रात अचानक हवा में लड़खड़ाने लगी। इस दौरान 7 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। बेंगलुरु पुलिस ने फ्लाइट में बीड़ी पीने के इल्जाम में मंगल के रोज एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुसाफिरों की जान जोखिम में डालने के इल्जाम में 56 साल के प्रवीण कुमार को बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। मुलजिम शख्स अकासा एयरलाइन की फ्लाइट में अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहा था। यह पहला मौका है जब किसी को प्लेन में बीड़ी पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम प्रवीण कुमार ने बताया कि वो पहली बार प्लेन में बैठा था। ट्रेन में सफर के दौरान वो अक्सर स्मोकिंग करता है। प्लेन में भी ऐसा ही कर सकते हैं, यही सोचकर टॉयलेट में बीड़ी पी। दोपहर करीब 1:20 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने पर एयरलाइन के ड्यूटी मैनेजर विजय थुलुरु ने प्रवीण कुमार के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। केआईए के एक ओहदेदार के मुताबिक प्लेन में बैठने से पहले हर पैसेंजर का सिक्योरिटी चेक होता है। इस दौरान सिगरेट या बीड़ी का पता ना लगा पाना एक बड़ी चूक है। सीनियर वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का आज लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। जिलानी के बेटे नजम जफर याब ने बताया कि उनके वालिद ने लखनऊ के निशाद अस्पताल में सुबह तकरीबन 11:50 पर आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। उनके पसमंदगान में अहलिया, 2 बेटे और एक बेटी है। जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे और उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे।
उन्होंने बताया कि उनके वालिद की तदफीन आज शाम लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में अमल में आई। ख्याल रहे कि जफरयाब जिलानी 1972 से कायमशुदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्हें मई 2021 में ब्रेन हैमरेज की वजह से मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था और वो कोरोना से भी मुतासिर हुए थे। गाजीपुर की MP MLA अदालत ने चाशुम्बे को जोरावर लीडर मुख्तार अंसारी को कत्ल की कोशिश के केस में बरी कर दिया। ये मामला 2009 का है। मीर हसन ने सोनू यादव के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था और 5 बार के MLA मुख्तार अंसारी को साजिशी करार दिया था। ताहम जिस वक्त कत्ल की वारदात हुई थी अंसारी उस वक्त जेल में ही थे। मरकजी मुलजिम सोनू यादव को भी बरी कर दिया गया है। ताहम इस केस में बरी होने के बावजूद मुख्तार जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई दीगर मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। हरियाणा के सोनीपत में 11वीं के तालिब इल्म ने अपने ही स्कूल में 4th क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को किडनैप किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। मुलजिम की उम्र 16 साल है जबकि जिसका कत्ल हुआ उस बच्चे की उम्र 8.5 साल है। दोनों पड़ोसी भी थे। ये वाकया सोनीपत के हाई राइज अपार्टमेंट TDI एस्पेनिया में पेश आया। बच्चे की बॉडी इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी के ड्रम में मिली। जो लड़का मारा गया उसका नाम अरजीत उर्फ हन्नू था। उसके वालिद अजीत त्रिपाठी सोनीपत में पेटीएम के एरिया सेल्स मैनेजर हैं। पीर की शाम को उन्हें बेटे हन्नू के अगवा की जानकारी मिली। घर में 6 लाख फिरौती का लेटर भी मिला। उन्होंने रातों रात 4 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन तड़के करीब सुबह 4 बजे हन्नू की लाश मिली। मंगल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बिल्डिंग के CCTV फुटेज में हन्नू आखिरी बार मुलजिम के साथ नजर आया। इस पर सोनीपत की बहालगढ़ पुलिस स्टेशन ने शक की बुनियाद पर नाबालिग मुलजिम को गिरफ्तार किया। जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने अगवा और कत्ल की बात मान ली। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में चेन स्नैचिंग का एक CCTV फुटेज सामने आया। इसमें एक खातून रास्ते से जा रही थी, तभी पीछे से एक कार आती है। अचानक कार की खिड़की से एक बदमाश अपना हाथ निकालता है और खातून पर चेन लेने के लिए झपटता है। खातून चलती कार से टकराती है और गिर जाती है। हालांकि बदमाश चेन को नहीं ले पाया और मौके से फरार हो गया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने अभिषेक और शक्तिवेल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमीन से मामले में पूछताछ की जा रही है। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान मुसल्लह झड़पों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 822 हो गई है। सूडानी डॉक्टर्स यूनियन ने मंगल को यह इत्तला दी। गैर सरकारी तंजीम डॉक्टर्स यूनियन ने एक बयान में कहा कि तसादुम के आगाज से अब तक 882 शहरियों की हलाकतों की तादाद हो गई, जबकि 3215 जख्मी हुए हैं। अब एक खबर नाइजीरिया से। वसती नाइजीरिया में मंगल के रोज चरवाहों और किसानों के दरमियान खून तसादुम हुआ। इस खून तसादुम में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। एक मकामी ओहदेदार ने ये इत्तला दी। ख्याल रहे कि नाइजीरिया में ज़्यादातर मुसलमान शुमाली इलाके में रहते हैं जबकि ईसाई जुनूब में रहते हैं। तकसीम के हवाले से इन दोनों बरदरियों के दरमियान अक्सर लड़ाई होती रहती है। वहाँ के लोग बरसों से ज़ात पात और मजहबी तशद्दुद से नबरद आजमा है। वसती नाइजीरिया के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कमिश्नर डीन मैजिंग ने बताया कि 30 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि चरवाहों और किसानों के दरमियान ये तसादुम हुआ था। इसमें चरवाहे मुसलमान और किसान ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की केटेकर हुकूमत ने 9 और 10 में हुए तशद्दुद पर सख्त रुख अपना लिया है। चाशुम्बे को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान के जमान पार्क वाले घर में 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। अगर इमरान खान ने 24 घंटे में उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया तो एक्शन के लिए तैयार रहे। मीर के बयान के फौरन बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस ने खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। 18 मार्च को जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने वहां गई थी तब उन पर जबरदस्त हमले हुए थे। पेट्रोल बमों के अलावा फायरिंग की गई थी। 63 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।